आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूनिट 2 देख रहे हैं और यूनिट 2 का पहला लेक्चर है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या पढ़ने वाले हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसी का दूसरा नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी कैपिटल बजटिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन सेम ही होता है। अब दोनों के बारे में जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर क्या होता था या कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर क्या होता था। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर क्या डिसीजन हम लोग लेते थे कि हमारे पास जो पैसा आएगा उसको हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में कैसे लगाएंगे। हमारे पास जो पैसा है उसको हम अस्थायी संपत्ति में या दीर्घकालीन संपत्तियों में कैसे कैसे निवेश करेंगे, उससे संबंधित जितने भी डिसीजन होते थे वो कहलाते थे इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि हम अपने पैसे को लॉन्ग टर्म एसेट में कहाँ कहाँ लगाएंगे, कैसे हम अपने पैसा, आपके पास पैसा है, आप फिक्स एसेट में लगाना चाहते हैं, कितना कितना पैसा फिक्स एसेट में लगाएं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। ये डिसीजन कहलाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कोई दिक्कत है कि एक व्यक्ति अपने पैसे को फिक्स एसेट में कहाँ कहाँ लगाएगा, कैसे कैसे लगाएगा ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। इस डिसीजन को अगर हम लोग लेते हैं इस डिसीजन को, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और अगर आप शॉर्ट टर्म में लगाना चाहते हैं, कम समय के लिए लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल डिसीजन होता था। उसके लिए क्या होता था? वर्किंग कैपिटल डिसीजन। सबका अलग अलग डिसीजन होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर सिर्फ हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हम अपने पैसे को लॉन्ग टर्म एसेट में कहाँ कहाँ लगाएं। बताइए, 15 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, कहाँ पे लगाएं? ज़मीन में लगा सकते हैं, सोना में लगा सकते हैं, शेयर में लगा सकते हैं, बॉन्ड्स में लगा सकते हैं। कहाँ पैसा लगाएं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आए, ये चुनना पड़ेगा। किस डिसीजन के अंदर? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। मेरे पास 4 ऑप्शन है। एक नया बिजनेस ओपन कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, मशीनरी खरीद सकते हैं, बिल्डिंग खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं, डॉलर खरीद सकते हैं। ये सब ऑप्शन मेरे पास है। फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, LIC का में हम लोग पॉलिसी ले सकते हैं, सहारा इंडिया में जमा कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में जमा कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम अपने पैसे को कहाँ लगाएं ये चुनना पड़ेगा ना आपको। और ये चुनना नहीं पड़ेगा, यहाँ डिसीजन लेना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा कि इतने सारे ऑप्शंस में से हम अपने पैसे को कहाँ लगाएं। और वही डिसीजन आपको यहाँ देखना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो सब कुछ जब जानेंगे तभी तो हम चुनेंगे। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये बताता है कि आप अपने पैसे को डिफरेंट फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, कहाँ पे लगाएंगे हम लोग? जहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा या जहाँ से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। हम लोग वैसे जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन ध्यान नहीं देना है कि रिस्क भी फैक्टर है एक। रिटर्न के चक्कर में नहीं जाना, रिस्क भी है। तो रिस्क और रिटर्न को ट्रेड ऑफ करेंगे, रिस्क और रिटर्न को मिलाएंगे और देखेंगे कि हमको सबसे ज़्यादा मार्जिन रिस्क लेते हुए कहाँ पे आ रहा है। जितना रिस्क हम ले सकते हैं उस रिस्क में हमारे पास सबसे ज़्यादा मार्जिन किस जगह पे आ रहा है। जहाँ पे दिखेगा वहीं पे अपना पैसा लगाएंगे। और अपने पैसे को फिक्स एसेट में लगाने का जो डिसीजन होता है उसी का नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कि आप अपने पैसों को फिक्स एसेट में कितना लगाते हैं। कोई दिक्कत है? तो चलिए इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन, हम लोग दोनों में से कोई एक नाम यूज़ करते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन ही ज़्यादातर फेमस है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं। तो हम लोग कैपिटल बजटिंग लिख देते हैं, लेकिन दोनों एक ही बात होता है, याद रखिएगा। कैपिटल बजटिंग पूछे या इन्वेस्टमेंट डिसीजन पूछे तो लिखते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या होता है तो लिखते हैं इट इज़ द फॉर्मल प्रोसेस। कैपिटल बजटिंग is the formal process of acquiring for acquisition and investment of capital and इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हिंदी बोलता है पूंजी बजटिंग, पूंजी निवेश, पूंजी बजटिंग, पूंजी निवेश एवं अधिप्राप्ति के लिए फर्म की एक औपचारिक प्रक्रिया है। फर्म की एक औपचारिक प्रक्रिया है।
अब हम लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। पूंजी बजटिंग का महत्व। पहला इम्पोर्टेंस लिखते हैं लार्ज साइज ऑफ फंड, इसमें पैसा ज़्यादा होता है। लार्ज साइज ऑफ फंड, ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। कोषों का बड़ा आकार, इसमें बहुत पैसे का ज़रूरत पड़ता है, नहीं ज़्यादा पैसा यूज़ होता है इसमें। जब हम लोग इस डिसीजन को लेते हैं तो इस डिसीजन, इसलिए आपको याद रखना चाहिए कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने के बाद बैक गियर नहीं लगता है, क्योंकि इतना पैसा इसमें लगता है। ज़मीन खरीदने में थोड़ा मोड़ा पैसा लगता है क्या, सोना खरीदने में थोड़ा मोड़ा पैसा। ये बड़े डिसीजंस होते हैं। ये बिस्किट नहीं खरीदना है कि चलो ख़राब निकले तो कोई बात नहीं, 5 रुपये का नुकसान हो जाएगा। यहाँ बैक गियर नहीं लगता। एक बार अगर कदम आगे बढ़ गया तो फिर पीछे नहीं हट सकते, अगर आएंगे तो नुकसान होगा सिर्फ। एक बार बताओ जी, फैक्ट्री लगा दी हम, 3 एकड़ में एक बड़ा सा फैक्ट्री लगा दिए, 400 करोड़ रुपया खर्च कर दिया हम। अब क्या बैक गियर लगा सकते हैं? अब वो लोग फैक्ट्री बेच देंगे, बंद कर देंगे, तो जो भी करोगे नुकसान पक्का है। अब हैवी नुकसान होगा, ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं कर सकते। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने वाला डिसीजन है। ये हल्के में लेने वाला डिसीजन है कि ले लिए चुपचाप, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आपको, इसलिए इसमें बैक गियर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में देखो क्या लिखा है, इसमें लार्ज साइज ऑफ फंड होता है, बहुत ज़्यादा पैसे का जरूरत पड़ता है। नंबर 2, ये देखो अभी बोल ही दिए, इरिवर्सिबिलिटी, मतलब अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय समझते हैं, परिवर्तन नहीं हो सकता। तीसरा होता है लॉन्ग पीरियड, इसमें पैसा आप शॉर्ट पीरियड के लगा सकते हैं या लॉन्ग पीरियड, दीर्घकाल अवधि। इसमें पैसा आप लॉन्ग पीरियड के लिए लगा सकते हैं। उसके आगे क्या है, दीज डिसीजंस determine the profitability of the firm। ये निर्णय फर्म की लाभदायकता को निर्धारित करते हैं। और सबसे लास्ट है डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होते हैं, ये निर्णयन में हेल्पफुल होते हैं, निर्णयन में सहायक लिख सकते हैं। ये सारे डिसीजन लेने में हेल्पफुल होंगे अगर आप कैपिटल बजटिंग करेंगे तो। अब टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन देखेंगे, कितने तरह से कैपिटल बजटिंग डिसीजन हो सकता है। तो 2 ही हो सकता है, या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे। कोई दिक्कत है? तो लिखते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अच्छा बताइए, किसी फंड में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? पहले उसका पूरा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये फंड मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर प्रॉफिटेबल है तो लगाएंगे, और अगर कहीं लॉस नज़र आ रहा है तो रिजेक्ट कर देंगे उसको। तो याद रखना है कि 2 मेजर डिसीजन होते हैं, एक तीसरा भी होता है, तो 3 डिसीजन कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर आते हैं। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। फिर बता रहे ये छोटा मोटा फंड में पैसा नहीं लगाना है, जो बिना सोचे समझे बोल देते हैं आप लोग कि लगाएंगे। इसमें कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। पूंजी बजटिंग निर्णयों के प्रकार। तो 3 डिसीजन होते हैं कैपिटल बजटिंग के अंदर। पहला होता है एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन। स्वीकार अस्वीकार निर्णय, स्वीकार अस्वीकार निर्णय। दूसरा होता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपसी प्रमुख निवेश निर्णय। और तीसरा है कैपिटल रशनिंग डिसीजन। कैपिटल राशनिंग डिसीजन, पूंजी राशनिंग निर्णय। देखिए ध्यान दीजिए आप लोगों को, 3 मेजर डिसीजन लेने हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंदर। 3 मेजर डिसीजन लेने हैं। एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन, उसको एक्सेप्ट करे प्रोजेक्ट को या रिजेक्ट कर दे, तो ये भी हम आपको अलग से डिटेल में पढ़ाएंगे। एक्सेप्ट रिजेक्ट में भी 3 सिचुएशन आता है। जब हम प्रॉफिट में जाएंगे तो एक्सेप्ट करेंगे, लॉस में जाएंगे तो रिजेक्ट कर देंगे। हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट मतलब जहाँ भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं ना उसको प्रोजेक्ट बोलते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन से सुनते होंगे नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। नया प्रोजेक्ट का मतलब हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ नया इन्वेस्टमेंट है, हम कहीं नए जगह पे पैसा लगा रहे हैं ना, या तो नया बिजनेस खोल रहे हैं या तो ज़मीन खरीद। नए प्रोजेक्ट का मतलब नया बिजनेस, नया काम। तो याद रखना जो हम नया काम करते हैं उसको हम लोग प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो अगर प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट आ रहा है, इसका कैलकुलेट करके बताएंगे। आगे हम लोग सिखाएंगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कोई प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर प्रॉफिटेबल है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है पैसा लगा दो। अगर नेगेटिव आ गया, लॉस वाला हो गया, तो क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और कभी कभी बराबर हो जाता है। तो क्या लगता है एज ए बिजनेस पर्सन, आप अपने बिजनेस को चला रहे हैं और पैसा इन्वेस्ट किए किसी जगह पे किसी नए प्रोडक्ट के ऊपर, और वहाँ ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, आप क्या डिसीजन लोगे? उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? प्रॉफिट में तो दुनिया लगाएगी, लॉस में सब भाग जाएगा। लेकिन अगर ना प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, तब आप क्या करोगे? पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? जी, अब यहाँ भी 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं, क्योंकि लोगों का सोच अलग अलग है ना। तो 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग बोले ना नहीं लगाएंगे, जब मार्जिन नहीं दिख रहा हम पैसा नहीं इन्वेस्ट करें। और कुछ लोग बोलता है कि कोई बात नहीं, प्रॉफिट नहीं हुआ, कस्टमर जानेगा तो 1 साल मार्केट में टिके तो रहेंगे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 1 साल तक लॉस के चक्कर में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, प्रोडक्शन ही नहीं किया, तो 1 साल अगर मार्केट से आपका प्रोडक्ट बाहर है तो लोग भूल जाएंगे आपके प्रोडक्ट को। बात समझ गए? अगर 1 साल तक आपका प्रोडक्ट मार्केट से बाहर, इसलिए महिंद्रा कंपनी अभी गाड़ी नहीं बना रही है और स्कॉर्पियो नहीं बना रही है, क्योंकि उसको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। मान लो कि सिचुएशन इतना ख़राब है जिसमें ना उसको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, सेल कम है भैया, तो जितना शोरूम है उसका रेंट देख लो, शोरूम में काम करने वाले लोगों का सैलरी देख लो। तो अगर सब कुछ काट के देखता है तो महिंद्रा कंपनी देखता है कि नो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो क्या शोरूम चलाना चाहिए कि रोक देना चाहिए 1 साल के लिए? तो अब यहाँ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो चाहता है कि मेरा मार्केट में कुछ नहीं हो, कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस में नाम तो है ना कि महिंद्रा का स्कॉर्पियो बिक रहा है। 1 साल अगर स्कॉर्पियो बिकना बंद हो जाएगा ना, तो कस्टमर के दिमाग में ये आएगा कि लगता है कंपनी बंद हो गई। वो तो हकीकत जानता नहीं, उसको लगने लगेगा कंपनी बंद हो गई, और जो लोग स्कॉर्पियो खरीदने का प्लान बना रहे थे वो शिफ्ट हो जाएंगे किसी और गाड़ी की तरफ। तो आपके लिए नुकसान है कि नहीं? तो बहुत बार इसलिए लॉस में धंधा किया जाता है कि शायद अगला साल अच्छा होगा। इसलिए बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, लॉस में बिजनेस करती है कि फ्यूचर बेहतर होगा, इसलिए आज लॉस है तो कोई बात नहीं। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, राम का अलग हो सकता है, श्याम का। कोई व्यक्ति उसी समय डर जाएगा, ना भाई हम नहीं लेंगे, हम पैसा लगाएंगे नहीं, बिजनेस डूब सकता है। और कोई बोलता है कोई बात नहीं, डूबेगा तो डूबेगा, पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये डिसीजन चेंज होता है पर्सन टू पर्सन। हर व्यक्ति का डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अलग अलग होता है, और उसी के आधार पर वो डिसीजन लगाता है। कुछ व्यक्ति लगा सकता है और कुछ व्यक्ति छोड़ सकता है। कोई दिक्कत है? इसको लिखिए, फिर हम लोग इसके आगे का देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टेक्निक और मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल बस्टिंग। टेक्निक ऑफ कैपिटल बस्टिंग। पूंजी बजटिंग की तकनीक। कैपिटल बजटिंग निकालने के 2 तरीके हैं। पहला होता है ट्रेडिशनल टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक
परंपरागत तकनीक और दूसरा होता है मॉडर्न टेक्निक। आधुनिक तकनीक। कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए, दो तरह का टेक्निक है अगर आप कैपिटल बस्टिंग करना चाहते हैं तो, पुराना तरीका और नया तरीका। पुराने तरीके में क्या होता था, तो इसमें कुछ कमियां थी। यहाँ लिख देते हैं क्या डिमेरिट था। इट नोट मेजर्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यह मुद्रा के समय मूल्य की माप मेजर की जगह फोकस लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा अगर फोकस लिखे तो। यह मुद्रा के समय मूल्य पर ध्यान नहीं देता। और ये क्या करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फोकस करता है। इट फोकसेस टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यह मुद्रा के समय मूल्य पर ध्यान देता है। इस बात को समझिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। अगर आप ट्रेडिशनल टेक्निक से जाते हैं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फोकस नहीं करता, माने टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ इग्नोर कर दीजिए। यहाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई मतलब नहीं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या बताया था, समय के साथ पैसे का वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। तो ये यहाँ पे ध्यान ही नहीं देना। यहाँ पे समय के साथ पैसे का वैल्यू घटना बढ़ना ये सब यहाँ फोकस नहीं करते। तो पुराने ज़माने की चीज़ होती थी, जब हमारे पास कोई टेक्निक नहीं था, हम लोग को समझ नहीं आता था पैसे का वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है, तो हम लोग ट्रेडिशनल टेक्निक लगाते थे। लेकिन मॉडर्न टेक्निक में क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फोकस करता है। इसलिए एक्चुअल रिजल्ट किससे मिलेगा, ट्रेडिशनल से या मॉडर्न से? मॉडर्न से ही मिलेगा आपको। इससे ही बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा, एक्चुअल चीज़ पता चलेगा। तो मॉडर्न टेक्निक ही हम लोग को ज़्यादातर पढ़ना है। क्वेश्चन भी मॉडर्न टेक्निक से आने का ज़्यादा चांस होता है। तो चलिए, ट्रेडिशनल टेक्निक में कौन कौन से मेथड्स है, तो 2 मेथड है इसके अंदर। कितने मेथड्स हैं, 2 मेथड्स हैं, 2 विधियां हैं। पहला मेथड का नाम है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इसको ARR बोलते हैं। औसत प्रत्याय की औसत दर, प्रत्याय की औसत दर। और दूसरा है पेबैक मेथड। पेबैक मेथड, इसको बोलते हैं अदायगी विधि। अदायगी विधि, ये 2 मेथड इसमें आता है, पेबैक मेथड और ARR मेथड। और 3 मेथड इसमें आता है। पहला होता है NPV। मॉडर्न टेक्निक का दूसरा नाम और करके इसको लिख सकते हैं, डिस्काउंटिंग टेक्निक भी बोलते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। इसी का दूसरा नाम है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, बट्टाकृत रोकड़ प्रवाह तकनीक। बट्टाकृत रोकड़ प्रवाह तकनीक इसी का दूसरा नाम है। तो इसमें पहला जो मेथड होता है वो होता है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV मेथड, हिंदी में होता है शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि।
शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि। नंबर 2 आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इसको बोलते हैं पीआई। लाभदायकता सूचकांक विधि। लाभदायकता सूचकांक विधि। और तीसरा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR मेथड। प्रत्याय की आंतरिक दर विधि। प्रत्याय की आंतरिक दर विधि। प्रत्याय की आंतरिक दर विधि, ये अलग अलग मेथड्स हैं। हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले ट्रेडिशनल टेक्निक के बता देंगे आपको ARR और पेबैक पीरियड, और फिर मॉडर्न टेक्निक में आप लोग को NPV तक ही पढ़ना है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी बता देंगे। ये आपके सिलेबस से हटा हुआ है, IRR आपके सिलेबस में नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी आपसे नहीं पूछा जाता, आपको NPV तक पढ़ना है। कोई दिक्कत है? ये 2 ही 3 मेथड आपको पढ़ना है, तो हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। ARR से शुरू करते हैं, इसको लिख लीजिए, फिर ARR के बारे में बताते हैं कि क्या होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न।